नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में। जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे जुड़े हुए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इनके मेंबर कौन होते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, गवर्नर का क्या रोल होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होती हैं, एंड अंत में जानेंगे कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। जिस प्रकार से हमने यूपीएससी के केस में देखा था कि यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसी प्रकार से यूपीएससी की जो पैरेलल एजेंसी जो कि स्टेट्स में रिक्रूटमेंट का काम करती है, उसे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र हमें आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 में देखने को मिलता है। याद रहे, ये वही आर्टिकल्स हैं जिनमें यूपीएससी का जिक्र भी हमें देखने को मिलता है। कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी की तर्ज पे ही यहां पर भी एक चेयरमैन एंड कुछ मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। मेंबर्स कितने होंगे इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। गवर्नर को ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्ट्रेंथ है उसे वो डिसाइड करेंगे। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी क्वालिफिकेशन का भी जिक्र नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में लाए जाएंगे उसका एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों के लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अपनी सेवाएं दी हों। कंडीशंस ऑफ सर्विस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशंस भी नहीं दी गई हैं। यहां पर भी गवर्नर को यह डिस्क्रिप्शन दी गई है कि गवर्नर विल डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कंडीशंस, आई मीन फॉर द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक चीज यहां पे जो हमें देखने को मिलती है वो है टर्म। यहां पर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक मेंबर की जो मैक्सिमम टर्म हो सकती है वो या तो 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे में अगर किसी मेंबर को 52 ईयर्स की एज में अपॉइंट किया जाता है तो बाय द एज ऑफ 58 ही और शी विल हैव टू लीव द पोजीशन, क्योंकि तब तक वो 6 वर्षों की अपनी सेवाएं दे चुके होंगे। वहीं पे अगर किसी मेंबर या चेयरमैन को 60 ईयर्स की एज में अपॉइंट किया जाता है तो आफ्टर 2 ईयर्स बाय द एज ऑफ 62 ही और शी विल हैव टू लीव हर पोजीशन, बिकॉज 62 ईयर्स की एज वो है अचीव कर लेते हैं। यहां पर इस चीज का वेट नहीं किया जाएगा कि वो अपनी 6 वर्षों की टर्म पूरी करें। वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि मेंबर या चेयरमैन अगर चाहें तो वो रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू गवर्नर एंड रिजाइन करके अपनी पोजीशन वेकेंट कर सकते हैं। वहीं यहां पर हमें एक्टिंग चेयरमैन का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमने यूपीएससी के केस में देखा था, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लाया गया है और कहा गया है कि गवर्नर अगर चाहें तो किसी भी मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्टिंग चेयरमैन के रूप में भी यहां पर पोजीशन कर सकते हैं इन केस ऑफ 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन तो ये कि जब चेयरमैन की पोजीशन वेकेंट हो जाए, वो किसी भी पर्पस से वेकेंट हो सकती है या किसी भी कारण से वेकेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल चेयरमैन की डेथ हो जाए या फिर चेयरमैन रिजाइन कर देते हैं या फिर चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज। ऐसे केस में भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन के रूप में लाया जा सकता है। लेकिन ये एक्टिंग चेयरमैन की पोजीशन के रूप में वो मेंबर तब तक सेवाएं दे पाएंगे जब तक चेयरमैन या तो अपनी पोजीशन को वापस हासिल नहीं कर लेते या फिर नए चेयरमैन को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। अगर हम रिमूवल की बात करें तो यहां पर हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है। यूपीएससी में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ही यूपीएससी के मेंबर्स एंड चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं एंड प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं है। यहां पर अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के द्वारा की जाती है, लेकिन रिमूवल के केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट मेंबर्स या फिर चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के ग्राउंड्स एंड मैनर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड्स एंड मैनर वही होंगे जो कि यूपीएससी के मेंबर के होते हैं या यूपीएससी के चेयरमैन के होते हैं। यहां पे मजे की बात यह है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स या चेयरमैन हैं उन्हें उन्हीं ग्राउंड्स पे रिमूव किया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जो चेयरमैन है उन्हें उन्हीं ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए होते हैं एंड उसी मैनर में रिमूव किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बनाई गई है। अब यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर इन मेंबर्स या फिर चेयरमैन को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। देखिए, देयर आर 4 कंडीशंस। पहली कंडीशन तो यह है कि अगर किसी मेंबर को इंसॉल्वेंट के रूप में एडजज कर दिया जाए, यानी कि कोई मेंबर या चेयरमैन जिसे भी रिमूव किया जा रहा है वो बैंकरप्ट हो जाए। दूसरा, if he or she engages in any paid employment outside his or her duties of this job, यानी कि वो व्यक्ति जो कि मेंबर है या चेयरमैन है वो अपनी इस ड्यूटी को फुलफिल करते हुए आउटसाइड हिज जॉब जाकर कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा लेते हैं। तीसरा,
अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई मेंबर या चेयरमैन अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए अनफिट हो गए हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, इस केस में भी उस मेंबर को रिमूव किया जा सकता है। चौथा, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मिसबिहेवियर शो किया जा रहा है मेंबर या चेयरमैन के द्वारा, इस ग्राउंड पे भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये एक स्पेशल ग्राउंड है। इस केस में क्या करना होगा, प्रेसिडेंट को ऐसा अगर लगता है कि कोई मेंबर मिसबिहेव कर रहा है, ऐसे केस में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मैटर को रेफर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट उस मैटर में अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, एंड इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने अपनी ये रिकमेंडेशन दी कि वाकई में मिसबिहेवियर हुआ है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो एडवाइस बाइंडिंग होगी। इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी एंड उस रिपोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट यहां पर एक्शन ले सकते हैं। सवाल उठता है कि मिसबिहेवियर का क्या मतलब है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन किया गया है कि मिसबिहेवियर का क्या मतलब होगा। यहां पर मिसबिहेवियर के लिए 2-3 कंडीशंस लाई गई हैं। सबसे पहली तो ये कि अगर कोई मेंबर या फिर चेयरमैन इस तरह के किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में इंटरेस्टेड होता है जो कि किसी पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साथ किया जाता है, तो उस केस में उस मेंबर को मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे निकाला जा सकता है, उसे हम मिसबिहेवियर मानेंगे। फॉर एग्जांपल कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई यहां पर लेट्स से कोई अग्रीमेंट किया, उसका कुछ हिस्सा मुझे मिलना है एज अ मेंबर, ये मेरे पार्ट पे मिसबिहेवियर होगा। अब मुझे मान लीजिए डायरेक्टली नहीं भी कोई बेनिफिट मिलना, लेकिन मैं किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं जिसका बेनिफिट मिलने वाला है, या जिसने कोई अग्रीमेंट किया या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सरकार के साथ, एंड उस कंपनी के थ्रू मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, तो ये भी मिसबिहेवियर माना जाएगा। ये 2 ग्राउंड्स यहां पे मिसबिहेवियर के दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि इन लोगों की यानी कि मेंबर एंड चेयरमैन की इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर किया जाता है। देखिए, यहां पर हमें सेम ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं या सेम कंडीशंस देखने को मिलती हैं जो कि यूपीएससी के केस में हमने देखी। सबसे पहले तो ये कि इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए हमने यहां पर जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ द मेंबर्स देखा, वो काफी ज्यादा टफ बनाए गए हैं। इन्हें रिमूव करने के लिए वही ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हैं। सो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन मेंबर्स को या चेयरमैन को दी गई है। दूसरा, कंडीशंस ऑफ सर्विस जो हैं वो इनके अगेंस्ट वेरी नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, एक मेंबर को 1.5 लाख रुपीज अ मंथ की सैलरी पे अपॉइंट किया जाता है। अब उस मेंबर को उस सैलरी से नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते हैं, उस सैलरी से बढ़ाकर आप सैलरी दे सकते हैं। सो दीज आर द इस तरह की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे उस मेंबर के फेवर में लाई जाती हैं, उस मेंबर को बताई जाती हैं, उनको आप उसके डिसएडवांटेज में वेरी नहीं कर सकते, एडवांटेज में आप वेरी कर सकते हैं। तीसरा जो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो मेंबर्स एंड चेयरमैन की जितनी भी सैलरीज, अलाउंसेस या फिर पेंशन्स होती हैं, दीज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, दीज आर नॉट अ मैटर ऑफ वोट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सो ये जो पैसा है ये ऑटोमेटिकली इन मेंबर्स को मिलना ही है, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर की कोई से नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और कंडीशंस की। देखिए, जो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्हें किसी भी सरकार में कोई और जॉब नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दीज 3 जॉब्स। वो चेयरमैन ऑफ सर्विस कमीशन जो है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जब उनकी यहां पे टर्म पूरी हो जाएगी, वो या तो यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा उन्हें और कहीं पे जॉब नहीं दी जा सकती। इसी तरह से कोई मेंबर जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, जब उनकी टेन्योर एज अ मेंबर पूरी हो जाएगी, तो वो अपने ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जिसमें वो मेंबर थे उसके चेयरमैन बन सकते हैं, किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर या फिर यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब नहीं दिया जा सकता। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। फंक्शंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं, सबसे जो पहला फंक्शन है, जो मुख्य फंक्शन है, दैट इज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट, राइट। सो स्टेट में सर्विस के लिए भर्ती करने के लिए आपको एग्जामिनेशंस कंडक्ट करनी होती हैं। दूसरा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कई सारे मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, किन प्रिंसिपल्स को रिक्रूटमेंट के टाइम, प्रमोशंस के टाइम, ट्रांसफर्स के टाइम फॉलो किया जाएगा, सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, वो कैसे हम तय करेंगे। डिसिप्लिनरी मैटर्स में भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल किसी मेंबर को सेंशर करना हो, उसकी सैलरीज को विदहोल्ड करना हो, इंक्रीमेंट्स को विदहोल्ड करना हो, रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉसेस हो, रिडक्शन ऑफ सैलरी हो, इन सभी मैटर्स में, या फिर कंपल्सरीली किसी को रिटायर करना हो, इन सभी मैटर्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई मेंबर ऑफ सिविल सर्विस अगर आकर स्टेट के ऊपर ये दावा करता है कि स्टेट की सर्विस के दौरान मैंने कोई अपनी सेवाएं दी जिसके बदले में मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया गया, उस लीगल एक्शन में मैंने अपने आप को डिफेंड किया, तो डिफेंड करने में जो भी खर्चा आया है वो मुझे दिया जाए, ऐसे मैटर में भी स्टेट पब्लिक सर्विस को कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा भी और जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू पर्सोनल मैनेजमेंट, उनमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पे कंसल्ट किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की दी गई रिकमेंडेशन को मानने से मना कर देती है, तो ऐसे में किसी भी कोर्ट के पास कोई रेमेडी नहीं है। यानी कि जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दी गई सजेशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं, दीज आर नॉट मैंडेटरी, दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा चुका है। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि अगर किसी मेंबर को या किसी व्यक्ति को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चयनित कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये उसका राइट नहीं बन जाता है कि उसे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेदर टू गिव द जॉब और नॉट, बट देन अगेन स्टेट गवर्नमेंट को भी ये हिदायत दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे केसेस में फेयरली एंड विदाउट आर्बिट्रेरीनेस एक्ट करेगी। इसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो और भी एडिशनल फंक्शंस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को दे सकती हैं। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। देखिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एक एनुअल रिपोर्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट को देनी होती है। उसमें वो बताते हैं कि सारे साल में उन्होंने क्या क्या काम किया। नाउ ये जो एनुअल रिपोर्ट है, गवर्नर इस एनुअल रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सदनों के सामने पेश करते हैं। अब इस एनुअल रिपोर्ट में अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशन है जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो दी, लेकिन गवर्नर ने या गवर्नमेंट ने उसे मानने से मना कर दिया, तो ऐसा क्यों मना किया, उसके जुड़ा हुआ एक मेमोरेंडम भी गवर्नर को दोनों सदनों के सामने पेश करना होगा। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखिए, हमने अब तक जाना कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट देन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई राय ऐसे मैटर्स में नहीं ली जाएगी जो कि रिजर्वेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस से जुड़े हुए हैं। कहीं पे बैकवर्ड क्लासेस को किसी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देनी है, स्टेट पब्लिक सर्विस की कोई राय नहीं ली जाएगी। इसी तरह से स्टेट लेट्स से एससीज या एसटीज किसी जॉब के ऊपर या किसी सर्विस के ऊपर अपना क्लेम करते हैं, तो उस केस में भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई राय नहीं ली जाएगी। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर को यह डिस्क्रिप्शन दी गई है कि गवर्नर अगर चाहें तो कुछ सर्विसेज को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से बाहर भी कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जानी चाहिए थी। लेकिन अगर गवर्नर ऐसा करते हैं तो जिन रेगुलेशंस के द्वारा गवर्नर ऐसा करते हैं, उन रेगुलेशंस को स्टेट के दोनों सदनों के सामने ले डाउन किया जाएगा फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज। एंड इन 14 डेज में अगर वो दोनों सदन चाहें तो इन रेगुलेशंस में जिनके द्वारा गवर्नर ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू से कुछ सर्विसेज को बाहर निकाला है, इन रेगुलेशंस को अमेंड भी कर सकते हैं एंड रिपील भी किया जा सकता है दोनों सदनों के द्वारा। अब हम बात करते हैं रोल की। देखिए, जो संविधान के निर्माताओं के द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के द्वारा जो रोल एनविसेज किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज द रोल ऑफ वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को यह इंश्योर करना है कि जो मेरिटोरियस लोग हैं केवल वही सरकारी जॉब प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ यहां पर एडवाइजरी रोल भी दिया गया है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो कि हमने यहां पर देखा। बट एक चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी वो ये कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, पे कितनी होगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, यहां पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई राय नहीं ली जाती है। ये जितने भी काम हैं, ये सारे काम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट के पास आ जाते हैं। सो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन केवल एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वहीं पर जो सर्विस से जुड़े हुए बाकी मैटर्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास आ जाते हैं। दूसरी बात यह कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवाइजर्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट बाइंडिंग
ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, बट द ओनली सेफ गार्ड इज कि जो अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी रिकमेंडेशन को मानती नहीं है तो ऐसे में उनकी जवाबदेही जरूर बन जाती है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के सामने स्टेट गवर्नमेंट को आंसर देना होता है कि हमने वो रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी। सो ये कुछ यहाँ पर हमें इनके रोल्स देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो चेंज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रोल में हमें देखने को मिला, या यूं कहें कि इंपैक्ट जो इनके रोल पर आया वो 1964 में आया जब स्टेट विजिलेंस कमीशन को बनाया गया। स्टेट विजिलेंस कमीशन के बनने के बाद होने लगा ये कि जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं वो दोनों एजेंसीज के पास जाने शुरू हो गए। मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, उसमें 1964 के बाद से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी वो मैटर जाता था फॉर द पर्पस ऑफ रिकमेंडेशन, एंड स्टेट विजिलेंस के पास भी वो मैटर जाता है। ऐसे में प्रॉब्लम तब आ जाती है जब दोनों ही एजेंसीज कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज देते हैं। लेकिन यहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को थोड़ा सा एज उस फॉर्म में मिल जाता है क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहीं पे स्टेट विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी राय हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर हावी हो जाती है। सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी बचत रह जाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके अलावा हमें ये भी देखना इंटरेस्टिंग मिलता है यहाँ पे देखने को, वो ये कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की राय गवर्नर के द्वारा उन केसेस में भी ली जाती है जहां पर जुडिशियल सर्विसेज की बात आ जाती है। लोअर जुडिशियरी, जिसमें हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, वहां पर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की मदद ली जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस की, ऐसे केसेस में केवल और केवल हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर आती है। हाई कोर्ट के पास ही ये पावर है कि उन्हें भर्ती किया जाए। लेकिन लोअर जजेस के केस में गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट दोनों से राय ली जाती है। दोनों का रोल उसमें हमें देखने को मिलता है। ये था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम बात करते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स अगर चाहें तो उन स्टेट्स के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बनाने का प्रावधान नहीं दिया गया है, यानी कि कैसे बनाया जाएगा, कौन इसका मेंबर होगा, इससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं की गई है। जब भी कभी जॉइंट पब्लिक कमीशन बनाया जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है, इन जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन को बेसिकली लॉ ऑफ द स्टेट के द्वारा लॉ ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाया जाता है। सो बेसिकली दीज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दीज आर लेजिस्लेटिव या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज, राइट। 1966 में हमें पंजाब एंड हरियाणा के लिए एक ऐसी बॉडी का निर्माण होते हुए दिखाई दिया जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। ऐसे केस में पार्लियामेंट ने दोनों के लिए एक बॉडी का गठन किया था जो कि कुछ वर्षों के लिए जिसने काम किया था। जब भी कभी जॉइंट सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनकी जो टर्म है दैट इज 6 years और अंटिल द एज ऑफ 62, अगेन जैसे हमने अभी बात की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। एंड दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड और रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट whenever these members or chairmen have to resign, they resign by writing the letter to president. सिमिलरली हमें देखने को मिलता है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जॉइंट सर्विस कमीशन के, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी होंगी, क्या होंगी, उनके स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये सब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर तय किया जाता है। जैसे हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में देखा, जॉइंट सर्विस कमीशन जो है वो भी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं। लेकिन यहां पर जितनी भी स्टेट्स के लिए वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी स्टेट्स के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देंगे एंड वो गवर्नर जो हैं अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के सामने उन रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर लेट्स से हमने यहाँ पे उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की, बाकी फंक्शंस उनके सेम रहते हैं जो कि उनको एक्ट में असाइन किए जाते हैं। सो ये था जी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हमने आज डिस्कस किया। हमने स्टेट पब्लिक सर्विस एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।